अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात खबरों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कद घटाते हुए उनका तबादला खेलकूद विभाग में किया गया है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के कार्यकाल में यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद उन्हें आयुष विभाग भेजा गया। वहीं प्रतीक्षारत रहे पार्थ सारथा सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को बनाए गए हैं और इसके अलावा हिमांशु कुमार को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और डॉक्टर हरिओम को समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और मोनिका गर्ग को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। आईएएस महेश कुमार गुप्ता को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का अपर मुख्य सचिव, कल्पना अवस्थी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया और सबसे ज्यादा चर्चित इसमें स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर उठ रहे सवाल के बाद एसीएस अमित मोहन प्रसाद को हटा दिया गया है। वो अब लघु उद्योग विभाग संभालेंगे। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने इस पर सवाल खड़े किए थे। पत्र लिखकर कहा था कि बिना उनकी जानकारी के तबादले किए गए हैं। तो हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आरईसी बने हैं और इसी के साथ डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण उनको बनाया गया है। ये 16 जो अफसर हैं उनके तबादले किए गए। पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बने हैं और इसी के साथ अगला नाम मोनिका गर्ग का है। एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी है मोनिका गर्ग और अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव लघु उद्योग उनको बनाया गया है। बड़े फेरबदल। महेश गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा बने हैं। 16 आईएएस अफसर जिनके तबादले किए गए, बड़ा फेरबदल किया गया। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी है और इसी के साथ नवनीत सहगल एसीएस खेलकूद विभाग बने। अगला नाम एसीएस मेश्राम को प्रमुख सचिव धर्मार्थ का भी चार्ज उनको दिया गया है और आईआईडीसी अरविंद कुमार को यूपीडा का चार्ज मिला है। इसी के साथ राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार वो बने हैं और अगला नाम एपीसी मनोज कुमार सिंह को उद्यान विभाग का भी चार्ज सौंपा गया है। बड़ी जिम्मेदारी है। सुधीर बोबड़े प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उनको बनाया गया है और संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह बने रहेंगे। साथ ही संजय प्रसाद सीएम के भी प्रमुख सचिव बने रहेंगे और अगला नाम जो है वो संजय प्रसाद को सूचना विभाग का भी चार्ज उनको सौंपा गया है और साथ ही सचिव माध्यमिक शिक्षा बने हैं दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा उनको बनाया गया है। दीपक कुमार पास बेसिक शिक्षा भी बने रहेंगे और इसी के साथ आराधना शुक्ला एसीएस आयुष विभाग बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं और सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे बेंगलुरु पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक विज्ञान संस्थान के शेमवन नामक एवं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान योगी संस्थान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई और साथ ही चुंचनागिरी मठ के संत निर्मलानंद नाथ समेत बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक और यूपी के बीच घनिष्ठ संबंध है। कर्नाटक संकट का साथी है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक रामराज की कर्म भूमि है, क्योंकि बजरंग बली ने भगवान राम की यहीं पर ही सहायता की थी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, जब इस सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे लिए वो अद्भुत क्षण था। श्री मंजुनाथ श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परंपरा केवल यहीं पे नहीं है, कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक का क्षेत्र है और बजरंगबली हनुमान की सहायता से उस समय जो मजबूत सेतुबंध का निर्माण हुआ था वह भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार भी बना था। जिस कर्मठता के साथ कर्नाटक की जनता की सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया है वह अद्भुत है। और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी श्री धर्मस्थल क्षेत्र के माध्यम से एक योगी के रूप में ही वे भी यहां पर कार्य करते हुए पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही जिस प्रकार के समाज सेवा के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, यह अद्भुत संजोग है। और वहीं आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की है और इस बैठक में सभी जिलों के 200 से ज्यादा यादव समाज के नेता शामिल थे। इसमें पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने और पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनी है। और खास बात यह रही कि आज प्रसपा के मंच पर सपा सरकार के मंत्री रहे डीपी यादव भी शामिल थे। डीपी यादव ने आज प्रसपा के मंच से ही यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की है। शिवपाल यादव ने बताया कि इस मिशन के हम पिछड़ों को लामबंद करेंगे और साथ ही उनकी हकों की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। डीपी यादव का यह भी कहना था कि हमारे इस मिशन का लक्ष्य अहिर रेजिमेंट, जातिगत जनगणना जैसे 9 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर हम अपने समाज के बीच जाएंगे और हमारा यादव समाज के संगठन से प्रतिद्वंदिता नहीं है। हम अपने समाज की लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि सभी प्रदेशों में लड़ेंगे। आज यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के जो योद्धा इस मंच पर बैठे हैं, इन योद्धाओं का हम अपनी तरफ से और हमारे आवाज पर जो थके हुए हैं, तो ये सभी लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस मंच को और इस मिशन को हमारा भी पूरा संरक्षण रहेगा, सहयोग रहेगा और इनकी लड़ाई जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, लड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। और वहीं बलिया में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने किया बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा। रोहित सिंह ने प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी है। उन्होंने कहा कि संपन्न लोगों को संकट के समय जनता के सहयोग में आगे आना चाहिए। रोहित सिंह ने यह भी कहा है कि बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी जाएगी। रोहित सिंह ने कहा है कि युवा चेतना का एकमात्र लक्ष्य जनसेवा है। बलिया में युवा चेतना के द्वारा बाढ़ इलाकों में जहां बाढ़ आ गई है, जनता के लिए राहत कार्य का शुभारंभ किया गया है। युवा चेतना लगातार जनता के समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, आम लोगों को भी जो लोग परेशानी में हैं बाढ़ की विभीषिका के समय में, उनके समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। आज से बाढ़ राहत कार्य का शुभारंभ युवा चेतना ने बलिया से पूरे पूर्वांचल के लिए कर दिया है। और यूपी में योगी सरकार गुंडागर्दी और दबंगई के खिलाफ बेहद सख्त नजर आती है और ऐसा करने वालों के खिलाफ अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं और कई बार इनका नजीर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब दबंगई और गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि इतनी सख्ती के बावजूद लोगों में कानून का डर आखिर क्यों नहीं है। ऐसे ही सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के कोडरस गांव से सामने आई है, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बाइक सवार युवक को एक कार ने टक्कर मार दी जिसमें 5 युवक सवार थे और उसके बाद उल्टा बाइक सवार युवक को ही जमकर पीटना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जब युवक जान बचाकर भागने लगा तो दबंग युवकों ने उस पर कई राउंड फायरिंग भी की है, जिसमें दूधिया युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं वारदात की जांच में पुलिस अब जुट चुकी है।
और कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक के डेरा पहलावर गांव में प्राथमिक स्कूल के बच्चों से झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया। बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन आरोप है कि शिक्षक पढ़ाने की बजाय छात्रों से साफ सफाई करवाते हैं और वहीं जब छात्र झाड़ू लगाने से मना करते हैं तो टीचर उनको सजा देते हैं और बच्चों को मारते पीटते भी हैं। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों का यह भी आरोप है कि स्कूल में परोसे जाने वाले मिड डे मील में भी लापरवाही बरती जा रही है और खाने की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों के खाने में कीड़े मिलते हैं और वहीं शिक्षक अच्छा खाना खाते हैं। परिजनों के मुताबिक शिक्षक तानाशाही रवैया भी अपनाते हैं। वहीं जब कुछ परिजन बच्चों का दाखिला कराने के लिए पहुंचे तो प्रिंसिपल ने नाम लिखने से मना कर दिया, जिसके बाद स्कूल परिसर के बाहर खड़े होकर अभिभावकों ने प्रधानाध्यापिका बसीम बानो का जमकर विरोध किया। मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की गई तो उन्होंने फिर जांच के बाद अब कार्रवाई की बात कही। देखिए, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, इसके तहत तो ये बोला गया है कि जितने भी परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं अगर स्वेच्छा से चाहे तो वो सफाई कर सकते हैं। एक स्वच्छ जो वातावरण है स्कूल में वो भी सुनिश्चित होगा। लेकिन अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो ज़बरदस्ती बच्चों से साफ़ सफाई करवा रहे हैं और इस तरीके की बातें रख रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, तो ये नहीं चलेगा। इनके ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा ये यहाँ पे मत है कि मैं जो बीओ हैं वहाँ पे उनके द्वारा एक बार इंस्पेक्शन करवाना चाहूँगी और वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसको देखकर ही मैं कार्रवाई करना चाहूँगी। क्या शिक्षा विभाग में या फिर स्कूलों में क्या सफाई कर्मियों की कमी है किसी प्रकार की? कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ जगह सफाई कर्मी की कमी है। जहाँ पर है वहाँ पे समय से नहीं आ रहे हैं, उसके लिए भी निर्देश टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं और बीओ के माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है। फिर भी अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई भी की जा रही है। और कानपुर के HBTU में MBA की प्रथम वर्ष की छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर पर अभद्रता का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर प्रोफेसर ने धमकी दी है कि उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे। वहीं छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि लखीमपुर की रहने वाली छात्रा हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि विभाग के HOD प्रोफेसर विनोद कुमार यादव लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और अनुपस्थित रहने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है, छेड़छाड़ करते हैं। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि मामले को संज्ञान में लेकर पीड़िता की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है और इस पर जांच भी चल रही है। जी, गवर्नर जी, कॉलेज के वाइस चांसलर जी, एक छात्रा ने एक अपना वीडियो वायरल किया था और सोशल मीडिया में भी हमें कुछ उसके संबंध में राइटअप मिले थे। हमने संज्ञान में लेकर के छात्रा से संपर्क किया। छात्रा ने लिखित इजहार हमें दिया है। उनकी तहरीर के ऊपर, उनके प्रार्थना पत्र के ऊपर कार्रवाई करते हुए इसकी जांच हमने शुरू कर दी है। हम इसमें जो प्रश्नगत व्यक्ति हैं उनको ले आए हैं, हम उनसे ही पूछताछ कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को कॉलेज के भीतर, यूनिवर्सिटी के भीतर जितने भी लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं वो सारे लोग जो इसके बारे में जानते हैं उनकी पूछताछ कर रहे हैं। तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। हम बहुत ही साफ हैं कि सारी चीज़ों को समझते हुए इसके ऊपर जो नियमानुसार सही कार्यवाही है वो तत्काल की जाए और हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और वहीं हरदोई शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में निलंबित दरोगा के मारपीट का वीडियो सामने आया है। मोहल्ले वासियों ने दरोगा से मकान खाली कराए जाने की मांग को लेकर एसपी को शिकायत पत्र भी दिया है। सीओ सिटी ने बताया कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। खबर के मुताबिक पुलिस लाइन में तैनात निलंबित दरोगा केपी सिंह अपने पूरे परिवार के साथ ही किराए के मकान पर रहता है। निलंबित दरोगा पर आरोप लगाया कि आए दिन शराब पीकर मोहल्ले वालों के साथ गाली गलौज होती है, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो दरोगा ने मारपीट करना शुरू कर दिया। निलंबित दरोगा के हंगामे और मारपीट का वीडियो स्थानीय लोगों ने बना लिया है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। परेशान मोहल्ले वासियों ने एसपी से शिकायत करके दरोगा से मकान खाली कराए जाने की मांग की है। और वहीं लखनऊ में प्राइवेट टैक्सियों का अनुबंध कर उनका व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर भड़के ओला उबर कैब के ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नाराज टैक्सी ड्राइवर्स ने विरोध जताते हुए आज सैकड़ों लोगों की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। वहीं मामले में बुधवार को समिति और संघ की ओर से आरटीओ रामफेर द्विवेदी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। समिति के अध्यक्ष आर के पांडे और चालक संघ के अध्यक्ष
कौशल सिंह ने कहा है कि टैक्सी में प्राइवेट वाहन कतई भी नहीं चल सकते। इससे व्यावसायिक वाहन मालिकों को नुकसान होने की परिवहन विभाग को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि टैक्सी कंपनियों की ओर से प्राइवेट वाहन के अनुबंध करने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नई कमान मिलने के बाद आज पहली बार दिल्ली वो आए हैं और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है और इस दौरान बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक यह बातचीत चली है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 2024 के केंद्रीय चुनाव के लिहाज से भी इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है और शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर वो खुद को गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों ने इस राज्य के लिए मां की ममता, बहन की राखी, परिवार का सुख दुख छोड़कर हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों को याद करना गर्व का पल है। राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के हिसाब से समृद्ध और प्रगतिशील उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाने को लेकर भी प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी हमारे शहीदों के संघर्ष को ना भूले, इसके लिए शहीदों से जुड़े कार्यक्रम भी हर साल मनाए जाएंगे। और हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 26 सितंबर को पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होना है और ऐसे में पंचायत चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है। वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि हरिद्वार चुनाव को लेकर हमने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसको लेकर लोगों से संपर्क अभियान शुरू कर दिया। साथ ही पार्टी गंभीरता से पंचायत चुनाव पर विचार भी कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके आभारी हैं कि उन्होंने हम लोगों पर जो टीम बनी है नई, उस पर भरोसा किया, विश्वास किया है। और हमारी 2 बातें प्रमुख रूप से रहेंगी। एक तो संगठनात्मक मजबूती, पार्टी का जो संगठन बूथ स्तर पर है, शक्ति केंद्र के स्तर पर है, इस संगठन को मजबूत करेंगे। दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो जनहित में जो महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और इसको हम एक अभियान के रूप में जो है चलाएंगे। जब तक सरकार की योजनाओं का, सरकार की स्कीम्स का आम जनता तक जो है एक जागरूकता नहीं होगी, एक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक जनता भी उसका लाभ नहीं ले सकती है। इसलिए हम लोगों का पहला कर्तव्य है कि सरकार की प्रत्येक योजना को जनता तक पहुंचाना और जनता उसका लाभ ले सके, ऐसा अभियान चलाना। और वहीं उत्तराखंड में बारिश से लोगों की राहत मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है। मौसम केंद्र ने एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शासन और प्रशासन भी अलर्ट पर है। आज से प्रदेश भर में कई स्थानों पर बारिश देखने को मिली है और वहीं कल से 2 दिन मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होगी, लेकिन उसके बाद फिर से बरसात में तेजी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख सितंबर की हो गई है और जो आज अगर एक्टिविटी की बात करें तो आज आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में जो है, खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है या उधम सिंह नगर है, इसी तरह पिथौरागढ़, बागेश्वर है। और अगर गढ़वाल रीजन में देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलेंगी। तो हैवी रेन्स या फिर इंटेंस शावर है, तो ऐसी एक्टिविटी आपको हिल्स में आज जो है वो देखने को मिलेंगी। कल जब आप जाएंगे तो एक्टिविटी वो कल कम हो जाएंगी। परसों में थोड़ी एक्टिविटी कमी है, लाइट से मॉडरेट है, कुछ जगहों तक में रहेगी पहाड़ों में। और मैदानी क्षेत्रों में कल से मैं कहूँगा कि जो 2 दिन आने वाले हैं आगे, तो उसमें कहीं कहीं पर ही मिलेंगी।
और वहीं नवनियुक्त सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सूचना और लोक संपर्क विभाग का कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की अहम भूमिका होती है। मीडिया के साथ बेहतर समन्वय, साथ ही नवीन तकनीकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को आसानी से मिल सके, इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग भी किया जाए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बंशीधर तिवारी विभागीय कार्यों की उन्होंने जानकारी ली। और मुख्यमंत्री धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे और इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को काले झंडे भी दिखाए हैं। महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है और जमकर धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली भी पहुंची है। कांग्रेसियों ने कहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में भर्ती घोटाले और विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाला सामने आया, इस पर नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच करानी चाहिए। और वहीं रुड़की में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में किसानों पर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने छोटे छोटे मामलों को लेकर किसानों को तहसील के चक्कर कटवाने शुरू कर दिए। अधिकारी किसानों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। और मैं उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी समेत अन्य विभागों में बैकडोर की भर्ती को लेकर लगातार कांग्रेस अपना विरोध जता रही है। वहीं विधानसभा भर्ती को लेकर भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाती नजर आ रही है। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस ऐसी बात कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब नहीं किया गया, ये कांग्रेस के जरिए उड़ाई गई एक अफवाह है। और वहीं हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अभियान के तहत पशुओं में लंपी संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया गया है। साथ ही पशुपालकों को पशुओं की बीमारी से बचाने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई है। वहीं इस क्रम में पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए आईआईटी रुड़की और पशुपालन विभाग के संयुक्त अभियान में मीरपुर में करीब 170 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। अन्य बीमारियों से ग्रस्त करीब 100 पशुओं को भी जांच के बाद दवाइयां वितरित की गई हैं। और इस मौके पर पशु चिकित्सा केंद्र की प्रभारी डॉक्टर सुमन सैनी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं रुड़की के गंग नहर में पुलिस ने सतबीर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सतबीर की हत्या उसकी पत्नी नवनीत कौर उर्फ नीतू के प्रेम प्रसंग के चलते हुई है, जिसमें हत्या साजिश उसकी पत्नी ने ही रची थी। और पत्नी का अपने भाई के साले यानी कि गुरु सेवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। नवनीत और गुरु सेवक देवोल ने सतबीर की हत्या की पूरी योजना बनाई। पुलिस ने सतबीर का शव सालियर मंगलौर हाईवे से बरामद किया था और तभी से पुलिस घटना की जांच में जुटी थी, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने सालियर मंगलौर हाईवे पे एक डेड बॉडी जो मिली थी, उसके संबंध में, क्योंकि वो उस समय अज्ञात में थी, जब उसके बारे में जब आगे पता लगाया तो वो आगे एकड़ खुर्द में उसकी पहचान सतबीर के नाम से उसकी हुई थी पहचान, सतबीर सन ऑफ धर्मवीर। जब आगे हम लोगों ने, जो हमारे सीओ रुड़की हैं और एसओजी इंचार्ज इंस्पेक्टर, इनकी टीम ने लगातार वर्कआउट करते हुए इस केस में आज एक दिन में लेस देन 1 डे करीब 3 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें जो इसके जो हत्या का कारण जो है उसमें 2 अभियुक्त जो मारने वाले थे और एक उसमें जो मृतक है उसकी बीवी, उसका भी रोल इसमें आया है। 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और जो बरामद माल है, जो उनके साथ जो मिला था चाकू, वो बरामद किया गया है, गाड़ी बरामद हुई है और इनके द्वारा सफल घटना का अनावरण किया गया।
और उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिलों के गठन को लेकर राजनीति इस पर अब गरमाने लगी है। लंबे समय से कुछ नए जिलों के गठन की मांग भी की जाती रही और ऐसे में अब सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है। जहां एक और सीएम धामी ने जिले बनाने की बात कही है और जल्द ही इस पर मंथन करने की बात भी सामने आई। वहीं इस पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ कह दिया कि क्या जिला बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए यह शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, और कोई कह रहा है कि भू कानून तक जो चूल्हे हिल गई हैं, बीजेपी की भर्ती घोटाले की अन्य घोटालों से उससे ध्यान हटाया जा सके। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो उससे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं, और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।